मेरे देवर ने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के सामने मुझे थप्पड़ मारकर कहा, आज के बाद इस घर में जुबान खोलने की हिम्मत मत करना। मैं चुपचाप जमीन पर गिर गई। लेकिन ठीक 10 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी और पुलिस इंस्पेक्टर ने घर में घुसते ही कहा, राहुल कौन है? हमें उसे अभी अपने साथ ले जाना है। उसी पल पूरे घर का रंग उड़ गया। आखिर पुलिस राहुल को क्यों ढूंढ रही थी? जानने के लिए पूरी कहानी आखिर तक देखें। भाभी, आज के बाद इस घर में जुबान खोलने की हिम्मत मत करना। इतना कहकर मेरे देवर राहुल ने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के सामने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा 6 साल का बेटा डरकर मुझसे लिपट गया और रोने लगा। लेकिन कमरे में मौजूद किसी एक इंसान ने भी राहुल का हाथ नहीं पकड़ा। मेरी सास कमला देवी गुस्से से बोली, अच्छा किया राहुल, ऐसी औरतों का घमंड इसी तरह टूटता है। मेरे पति अमित भी सिर झुकाए खड़े रहे। उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि आखिर राहुल ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि सुबह मैंने राहुल से कहा था, देवर जी, जिन लोगों के साथ आप रोज लाखों रुपए का ऑनलाइन निवेश कर रहे हैं, पहले उनकी ठीक से जांच कर लीजिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी बात सुनते ही राहुल भड़क गया था। उसे लगता था कि वह कुछ ही महीनों में करोड़पति बनने वाला है। उसने पूरे परिवार से पैसे लेकर एक नई इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगा दिए थे। सास के गहने गिरवी रखे गए, ससुर जी की एफडी तुड़वाई गई। मेरे पति ने अपनी सारी बचत राहुल को दे दी। यहाँ तक कि मुझसे भी मेरे मायके के मिले गहने मांगे गए। जब मैंने मना किया तो पूरे घर ने मुझे लालची और घर की दुश्मन कह दिया। 3 दिन पहले मैंने राहुल के लैपटॉप पर उस कंपनी के कुछ कागज देखे थे। उन दस्तावेजों में कई बातें ऐसी थीं जो मुझे संदिग्ध लगी। मैं अकाउंट्स की नौकरी करती थी, इसलिए नंबरों और कागजों की गड़बड़ी जल्दी पकड़ लेती थी। मैंने अमित को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, राहुल तुमसे ज्यादा समझदार है, हर बात में कमी निकालना बंद करो। उसके बाद मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन आज जब राहुल पूरे परिवार से और पैसे मांग रहा था, तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सिर्फ इतना कहा, पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन और बैंक रिकॉर्ड देख लीजिए। बस यही सुनकर राहुल आग बबूला हो गया और सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरे गाल पर उसकी उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन दर्द थप्पड़ का कम और अपनी के चुप्पी का ज्यादा था। तभी अचानक डोरबेल बजी। राहुल झुंझुलाकर बोला, देखो कौन है। नौकर ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर 3 पुलिसकर्मी और सिविल ड्रेस में 2 अधिकारी खड़े थे। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने अंदर आते ही कमरे में बैठे सभी लोगों पर नजर डाली और ऊंची आवाज में पूछा, राहुल शर्मा कौन है? राहुल पहले तो घबरा गया, फिर खुद को संभालते हुए आगे आया। जी, मैं राहुल हूँ। क्या बात है? इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। यह सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। सास तुरंत मेरी तरफ मुड़ी और चिल्लाई, जरूर इस औरत ने पुलिस बुलवाई है। इसे तो मैं। लेकिन इंस्पेक्टर ने उनका हाथ रोकते हुए सख्त आवाज में कहा, मैडम, हम यहाँ किसी घरेलू झगड़े के लिए नहीं आए हैं। मामला करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का है। यह सुनते ही राहुल के हाथ से मोबाइल नीचे गिर पड़ा और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। इंस्पेक्टर की आखिरी बात सुनते ही पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक तक सुनाई देने लगी। राहुल हड़बड़ाकर बोला, सर, आपसे कोई गलती हुई है। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मैं तो खुद उस कंपनी में पैसे लगाने वाला निवेशक हूँ। इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे अपनी फाइल खोली और एक फोटो उसके सामने रख दी। फोटो देखते ही राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह फोटो उसी होटल की थी जहां 3 दिन पहले उस इन्वेस्टमेंट कंपनी की सीक्रेट मीटिंग हुई थी। तस्वीर में राहुल कंपनी के मालिकों के साथ मंच पर खड़ा था और नए निवेशकों को जोड़ने की अपील कर रहा था। सास घबराकर बोली, यह तो सिर्फ मीटिंग थी, इसमें क्या गलत है? इंस्पेक्टर ने शांत स्वर में कहा, मीटिंग नहीं मैडम, यह देश के कई राज्यों में चल रहे एक बड़े निवेश घोटाले का हिस्सा है। हजारों लोगों से करोड़ों रुपए लेकर कंपनी रातों रात बंद हो गई है। उसके मालिक फरार हैं और जिन लोगों ने दूसरों का पैसा लगवाया वे भी जांच के दायरे में हैं। इतना सुनते ही ससुर जी सोफे पर बैठ गए। उनके हाथ कांपने लगे।
अमित अविश्वास से राहुल को देख रहा था। उसने पूछा, राहुल, तूने तो कहा था कि सब कागज सरकारी मंजूरी वाले हैं। राहुल हकनाने लगा, भैया मुझे भी धोखा हुआ है, मैं भी फंस गया। तभी इंस्पेक्टर ने दूसरा कागज उसकी तरफ बढ़ाया। अगर तुम सिर्फ निवेशक होते तो कंपनी के कमीशन अकाउंट में हर महीने लाखों रुपए क्यों आते? ये बैंक स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? राहुल पूरी तरह चुप हो गया। उसकी नजरें झुक गई। तभी मेरी नजर सेंटर टेबल पर पड़े उसके लैपटॉप पर गई। मैंने धीरे से कहा, इंस्पेक्टर साहब, अगर आप चाहे तो उस लैपटॉप में क्लाइंट्स फाइनल XLX नाम की फाइल भी देख सकते हैं। सबकी नजरें मेरी तरफ घूम गई। राहुल चीख पड़ा, निधि चुप रहो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने तुरंत लैपटॉप खोला। पासवर्ड डालते ही वह फाइल सामने आ गई। उसमें सैकड़ों लोगों के नाम, मोबाइल नंबर और उनके निवेश की रकम दर्ज थी। सबसे नीचे राहुल का नाम और उसके सामने लिखा था, रेफरेनल कमीशन, रुपए 18,75,000। अमित की आंखें फटी रह गई। सास के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। ससुर जी ने कांपती आवाज में पूछा, राहुल, तूने हमसे भी कमीशन कमाया? राहुल कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी मैंने अपने पर्स से एक पेन ड्राइव निकाली और इंस्पेक्टर को देते हुए कहा, सर, 3 दिन पहले मुझे कंपनी पर शक हुआ था, इसलिए मैंने सारे ईमेल और दस्तावेज इसमें कॉपी कर लिए थे। मुझे डर था कि कहीं सबूत मिट न दिए जाए। इंस्पेक्टर ने पेन ड्राइव लेते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, मैडम, अगर ये रिकॉर्ड सही निकले तो यह पूरे केस का सबसे अहम सबूत हो सकता है। यह सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन राहुल ने जैसे ही भागने की कोशिश की, दरवाजे पर खड़े 2 पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। कुछ मिनट पहले जो राहुल पूरे घर के सामने सीना तानकर मुझे थप्पड़ मार रहा था, वही अब डर के मारे कांप रहा था। सास कमला देवी चीख पड़ी, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अगर कुछ नहीं किया होता तो पिछले 3 महीने से हम इसके पीछे नहीं घूम रहे होते। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल रोते हुए बोला, सर, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ लोगों को कंपनी में जोड़ता था, असली मालिक तो दूसरे लोग थे। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखकर कहा, गलती नहीं, अपराध। तुम्हारे बैंक अकाउंट में पिछले 3 महीनों में 18,75,000 रुपए कमीशन के आए हैं। हर नए निवेशक के बदले तुम्हें प्रतिशत मिलता था। तुम सिर्फ शिकार नहीं थे, इस गिरोह का हिस्सा थे। ससुर जी के हाथ से चश्मा गिर गया। अमित ने कांपती आवाज में पूछा, राहुल, क्या यह सच है? राहुल की नजरें झुक गई। कुछ पल बाद वह फूट फूट कर रो पड़ा, हाँ भैया, पहले मैंने अपने पैसे लगाए थे, फिर नुकसान हो गया। उसे छिपाने के लिए मैंने आप सबसे पैसे लिए। जब वो भी डूब गए तो कमीशन के लालच में दूसरे लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। अगर मैं लोगों को नहीं जोड़ता तो मेरे पैसे भी वापस नहीं मिलते। यह सुनकर सास की चीख निकल गई, मतलब तूने अपनी माँ के गहने, अपने पिता की एफडी, अपने भाई की जमा पूंजी सब जानबूझकर डुबो दी। राहुल रोते हुए जमीन पर बैठ गया, लेकिन अब किसी की आंखों में उसके लिए दया नहीं थी। तभी इंस्पेक्टर ने मेरी दी हुई पेन ड्राइव लैपटॉप से मिलाई और बोले, मैडम, आपने बहुत समझदारी दिखाई। राहुल कल रात ही इस लैपटॉप का सारा डेटा डिलीट करने वाला था। अगर ये रिकॉर्ड हमारे पास नहीं पहुंचता तो अदालत में यह साबित करना मुश्किल हो जाता कि किसने कितने लोगों को फंसाया। फिर उन्होंने पूरे परिवार की तरफ देखकर कहा, एक बात और सुन लीजिए, अगर आपकी बहू ने समय रहते सबूत सुरक्षित नहीं किए होते तो पहली नजर में यही लगता कि पूरा परिवार इस फ्रॉड में शामिल है। बैंक खातों और पैसों के लेन देन की वजह से आप सबकी भी गिरफ्तारी हो सकती थी। यह सुनते ही कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं सोफे पर बैठ गई और सिर पकड़कर रोने लगी। उनकी आवाज कांप रही थी, हे भगवान, जिस बहू को मैं सुबह से कोस रही थी वही हमें जेल जाने से बचा रही थी। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे मेरे सामने आया। पूरे परिवार और पुलिस के सामने उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, निधि, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए गलत समझा क्योंकि तुमने सच बोलने की हिम्मत की। मैं पति कहलाने के लायक भी नहीं रहा। मेरे सामने मेरे भाई ने तुम्हें थप्पड़ मारा और मैं चुप रहा। शायद आज से बड़ी शर्म मेरे जीवन में कभी नहीं होगी। मैं कुछ पल तक उसे देखती रही। मेरे गाल पर थप्पड़ का निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। मैंने धीरे से कहा,
थप्पड़ का दर्द कुछ घंटों में चला जाएगा अमित, लेकिन जिस दिन अपनों का भरोसा टूटता है उसका दर्द बहुत देर तक रहता है। पूरे कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी मेरा छोटा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया। उसने अपने नन्हे हाथ से मेरे गाल को छुआ और मासूमियत से बोला, मम्मी, दर्द हो रहा है? उसके इस एक सवाल ने वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दी। कमला देवी उठी, लड़खड़ाते कदमों से मेरे पास आई और अचानक मेरे पैरों पर बैठ गई। मैं घबरा गई और उन्हें तुरंत उठाने लगी, लेकिन उन्होंने रोते हुए कहा, नहीं बहू, आज मुझे मत रोक। मैंने तुझे बहू नहीं, हमेशा पराया समझा। तू बार बार इस घर को बचाने की कोशिश करती रही और मैं बार बार तुझे ही गलत साबित करती रही। आज अगर तू चुप रहती तो शायद मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। मैंने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। पहली बार मुझे लगा कि उनके आंसू दिखावे के नहीं, पछतावे के हैं। इंस्पेक्टर राहुल को लेकर बाहर जाने लगे। जाते जाते उन्होंने कहा, रिश्ते भरोसे से चलते हैं और अपराध लालच से। आज इस घर में दोनों का फर्क साफ दिखाई दे रहा गया। राहुल ने एक बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस की गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे शायद पहले कभी नहीं था। कुछ देर बाद ससुर जी अलमारी से घर की चाबियां लेकर आए। उन्होंने चाबियां मेरी तरफ बढ़ाई और बोले, बहू, आज से यह घर तुम संभालो। हमने लोगों को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है। मैंने चाबियां लेने से इनकार कर दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे चाबियां नहीं चाहिए बाबूजी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि अगली बार जब मैं इस घर की भलाई के लिए कुछ कहूँ तो मेरी बात को जिद नहीं, चिंता समझा जाए। घर की सबसे बड़ी ताकत ताले की चाबी नहीं, एक दूसरे पर भरोसा होता है। यह सुनकर अमित ने सबके सामने मेरा हाथ थाम लिया। कमला देवी ने पहली बार मुझे बेटी कहकर पुकारा और उस दिन इस घर ने हमेशा के लिए एक बात सीख ली, जो इंसान सच बोलने की हिम्मत करता है, शुरुआत में वही सबसे ज्यादा अकेला होता है, लेकिन जब सच जीतता है तो वही इंसान पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।